मैं हूं राम शंकर दिनकर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर एस दिनकर में। मैं ये वीडियो उन अभ्यर्थियों को लिए लेकर आया हूं जो KBS, TGT, PGT और PRT की तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि सबको मालूम ही है कि KBS ने सभी PGT, TGT और PRT की एग्ज़ाम डेट जारी कर दी है। तो उसी के लिए मैं ये 30 क्वेश्चन का वीडियो पर डे आपके लिए लेकर आऊँगा और ये पहला वीडियो है। इसीलिए वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल RS दिनकर सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें RS दिनकर को। और ऐसे ही ताकि आप हमारे साथ जुड़कर KBS में सिलेक्शन ले सकें। मैं आपके लिए पर डे 30 क्वेश्चन का वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाग हमारा पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। तो ये प्राथमिक स्तर पर पहला क्वेश्चन है हमारा। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? तो धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए एक शिक्षक में। शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता या पढ़ाने की उत्सुकता। तो हमारा क्वेश्चन इसका पहला है धैर्य और दृढ़ता। प्राथमिक स्तर पर नीचे ये क्वेश्चन का रिव्यू भी लिखा है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र या छात्रा की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इससे निपटने में निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। तो ये गलत है, क्योंकि अनुभाग तो बदल ही नहीं सकते। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। यही सबसे बेस्ट है। बाकी नीचे के अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए, तो बिल्कुल ही गलत है। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, तो ये भी गलत है, क्योंकि बाल विकास जो हमारा है वो बच्चे एक साथ रहकर ही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वह कौन सी व्यवस्था है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो सारी अवस्थाएं हैं ये पियाजे की हैं, ठीक है। जीन पियाजे जो हमारे वैज्ञानिक हैं, ये सारी अवस्थाएं पियाजे की हैं, पियाजे की हैं ये सारी अवस्थाएं। तो इसमें इनके अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से प्रश्नों का और वस्तुओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो इनके अनुसार वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो इनका पूरा रिव्यू देख लीजिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष, इसे बहुत डिटेल में देखना है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। नंबर 1 संरक्षण, संख्याबोध, क्रमानुसार, वर्गीकरण और पारस्परिक संबंध की क्षमता। तो ये पियाजे कहते हैं कि ये जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक, तो इसमें ये 5 चीज़ें संरक्षण, संख्याबोध, क्रमानुसार, वर्गीकरण, पारस्परिक संबंध की क्षमता हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, मन का मानचित्रण संबंधित है। तो किससे संबंधित है मन का मानचित्र? साहसिक कार्यों की क्रिया योजना। तो साहसिक कार्यों की क्रिया ये शारीरिक है, तो ये तो गलत हो गया। मन का चित्र बनाने से मन का चित्र बना ही नहीं सकते, तो ये भी गलत हो गया। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान करके या बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो बोध समझ जो बढ़ती है वो तार्किक चिंतन में आ जाती है। तो मन का मानचित्रण मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से बढ़ाई जा सकती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, तो ये तो बिल्कुल गलत।
विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने की संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का, ये तो महंगी चीज़ें हो ही नहीं सकती। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करके, तो एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 ये दोनों ही पाठ्य पुस्तक को गलत मानती हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, तो कहानी कथन प्राथमिक स्तर पर नहीं है, ये 6 से 8 तक के लिए होता है। तो हमारा क्वेश्चन डी सही हो सकता है कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो सृजनात्मकता कौन करता है? तो देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। चलिए दूसरा देखते हैं। विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्ध के लक्ष्यों पर बल देना। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, ये भी गलत। अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना, तो ये हमारा पहला वाला इसमें सही है। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था बच्चा में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन, अभी हम ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, वही आ गया है तार्किक चिंतन का। तो तार्किक चिंतन हमारा कब होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, और ये अवस्था कब से होती है? 7 से, ठीक है, ये 7 से 11 ये मूर्त संक्रियात्मक है, लेकिन ये 12 से ऊपर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था इनकी जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। तो जो 7 से 11 अवस्था थी उसमें क्या था? इसमें अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है, उसमें तार्किक चिंतन शुरू करता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि इसका रिव्यू पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, तो कैसे हो सकता है? कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके। चलिए ये ऑप्शन देखते हैं। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके, ये कुछ सही है लेकिन पूर्णतः सही नहीं कहा जा सकता। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, इसमें भी धीमी गति हो सकती है। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, ठीक है। तो शिक्षक बाल शिक्षा के सहायक के रूप में एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 में भी कहा गया है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है हमारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए? अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि नहीं, ठीक है, नहीं देखना है इसमें। तो सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, तो ये बिल्कुल सही है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, जब लक्ष्य होता है तभी, ये भी सही है। अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, अनधिगमक कहने का मतलब अनौपचारिक भी, तो ये भी सही है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, ये गलत है। शैक्षिक ऐसा नहीं है हम घर पे कुछ नहीं सीखते हैं, घर पे भी सीखते हैं, तो इसीलिए ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, तो देखिए इसमें क्या है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, तो ये गलत है। माता पिता, बच्चा सीखेगा तो माता पिता की कोई बात ही नहीं। एक साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। श्रव्य सीडी के माध्यम से, ये श्रव्य सहायक सामग्री टीचिंग में उपयोग करनी चाहिए, तो यही हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? तो संवेगात्मक सुरक्षा की अवस्था, ये इसमें भी देखना है कि नहीं है, इसमें डिस्क करना नहीं है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता ये तो बच्चे को होती ही है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये भी होता है, ये शारीरिक क्रिया है। सानिध्य संगत की आवश्यकता ये भी होती है। तो सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, तो बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं का संबंध नहीं है, तो यही है। क्योंकि बच्चा जब अधिक उम्र का हो जाता है
तो वो सामाजिक मनोविज्ञान की आवश्यकताओं को महसूस करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ये हमारे सीखने के द्वितीय स्तर पर आते हैं। ठीक है, द्वितीय पाठशाला भी इसे कहा जाता है और प्रथम पाठशाला हमारा परिवार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। यहाँ पर छूटा हुआ है रिक्त स्थान है। को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? तो किसको? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पर ड्रेस करना है नहीं है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है परीक्षा में भी। वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है? तो ये तो सही है, बुद्धिमान बच्चे का ये तो होना ही चाहिए। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, जो अमूर्त रूप से यानी नई नई कल्पनाएँ करता है, वो भी बच्चा बुद्धिमान होता है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समाहित कर लेता है? तो ये तो बिल्कुल ही सही है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता, तो रटने की क्षमता हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये पेडागोजी के लिए, पीआरटी के लिए जो ये है, तो इसमें तो रटना एनसीएफ ने भी मना किया, एनसीएफ 2005 ने भी और एनईपी 2020 ने भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय, तो इसका श्रेय पियाजे को जाता है, जीन पियाजे। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि क्या दर्शाता है? उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। यानी घर पर उसके विचारों को मान्यता नहीं मिलती, लेकिन विद्यालय में सब एक समान होते हैं बच्चे, तो उसे मान्यता मिलती है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो कौन सा क्षेत्र है वो? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान ये कहता है कि विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास किसे करना चाहिए? शिक्षक को करना चाहिए। शिक्षक को ये सब देखना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा किस तरह से सीख रहा है। यही शिक्षक एक पीआरटी लेवल पे सहायक के रूप में शिक्षक है, बच्चा ही सब कुछ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? तो पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है? तो अलग करती ही नहीं, क्योंकि अधिगम से तो वो सीखते हैं। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, लेकिन ये हमारा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। 100% सत्य ये है। बी वाला भी 90%, लेकिन जो हमारा 100% है वो सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या, शब्दावली, उसके बाद ये रिक्त स्थान है, की ओर संकेत करती है। तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, तो ये पाठ्यचर्या का भाग नहीं है। मूल्य प्रक्रिया नहीं, इसका यही सही है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति किस पे आधारित है? शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर तो नहीं, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। विकास और वृद्धि के लिए यह आवश्यक होता है खेलना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, या किससे संबंधित है? तो ये सीखने के सादृश्यता सिद्धांत से संबंधित है, सीखने के सादृश्यता नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, दूसरों के साथ झगड़ा करना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अभिव्यक्ति में नवीनता होने का संकेत नहीं है, ये देखना इस पर नहीं है, यहाँ पर आया हुआ है, तो यही नहीं है। बाकी अभिव्यक्ति में नवीनता, प्रतिभाशाली होने के अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार, ये सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो किस तरह से कराई जानी चाहिए? विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, तो ये गलत है, क्योंकि बच्चों के साथ रहकर शिक्षा सिखाई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में ये भी गलत है। विशेष विद्यालय में तो एक समान बच्चे होंगे जो विशिष्ट बच्चे होंगे। विशेष विद्यालय में शिक्षकों द्वारा ये भी अन्य सामान्य बच्चों के साथ
इसका ये रिव्यू देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा की संतुष्ट की गई है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चे सामान्य एवं विशेष को एक स्थान पर शिक्षा दी जानी चाहिए। 24 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए तो क्या है, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें हमारा बी सही है। डिसलेक्सिया क्या है, तो डिसलेक्सिया क्या है यहाँ पर देखिएगा, डिसलेक्सिया, ठीक है। लेक्सिया, तो लेक्सिया का मतलब पठन यानी लर्निंग, LEARNING, ठीक है, लर्निंग यानी सीखना। तो लेक्सिया से यानी पठन, ये ध्यान रखना है आपको। ये डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, इस सब पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, वो आप हमारे चैनल आर्यस दिनकर के माध्यम से देख लेना। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को तो अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, नकारात्मक, तटस्थ, तटस्थ तो आप रह ही नहीं सकते, ये गलत राय है। सहानुभूतिपूर्ण, बच्चों से सहानुभूति नहीं दिखा सकते आप, सहानुभूति दिखाएंगे बच्चे में दब्बूपन आ जाएगा। नकारात्मक, ये भी गलत है। तो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी यानी कहने का मतलब हर तरह से उन्हें बताना चाहिए, नई चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, एकीकरण का सिद्धांत, ये गलत। अंतःक्रिया का सिद्धांत, ये भी। अंतः संबंध का सिद्धांत, क्योंकि निरंतरता का सिद्धांत। विकास जीवन पर्यंत चलता है, वृद्धि की एक सीमा होती है, लेकिन विकास भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलता ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने के अंतःदृष्ट सिद्धांत को, तो सीखने के अंतःदृष्ट सिद्धांत को बढ़ावा दिया, तो किसने बढ़ावा दिया, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। और गेस्टाल्ट जो था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसमें कोहलर, कोफ्फा, ये सब जर्मनी के वैज्ञानिक हैं और इन्हें ही गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो ये तो बहुत एडोलेसेंस से किशोर अवस्था कहते हैं, और किशोर अवस्था को हाल महोदय ने तूफान की अवस्था कहा है। हाल ने क्या कहा है, किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था कहा है, ये ध्यान देना, ये कथन है। अगला क्वेश्चन है और हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, तो किसके द्वारा की गई है, वो हम पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, किसके द्वारा, पियाजे के द्वारा। इन्होंने 4 बताई हैं, संवेदी गामक काल 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रात्मक काल 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रात्मक काल 7 से 12 वर्ष। इसमें तर्क की क्षमता विकसित होती है 7 से 11 की एज में, 7 से 11 की एज में तर्क की क्षमता विकसित होती है। और उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक काल जो होता है 12 से 18 वर्ष, इसमें अमूर्त चिंतन आता है, ये ध्यान देना है, अमूर्त चिंतन आता है। तो ये चिंतन, तो हमें कमेंट करके लाइक करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा पेडागोजी का। ये 30 क्वेश्चन थे आपके पेडागोजी के, और मैं ऐसे ही वीडियो आपका जब तक KBS एग्ज़ाम होगा 30 क्वेश्चन की वीडियो लाता रहूँगा। तो पेडागोजी का भी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरे चैनल आर्यस दिनकर को यूट्यूब पर। इसके माध्यम से आपको फ्री यूट्यूब पर पढ़ाया जाता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।